हेलो एंड नमस्कार साथियों, मैं सुनीत पटेल आपका अपना दोस्त आपके अपने परिवार एग्ज़ाम मोटो में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी रेलवे की परीक्षाएं चल रही हैं जिसमें साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो बताना है कि इसमें से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायु श्वसन, यानी ऑप्शन सी एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायु श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है कि रेस्पिरेशन जब होता है तो उसको लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और इस प्रक्रिया में एनर्जी बहुत ही अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। यानी निम्न से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, यानी कह रहा है कि किस प्रोसेस में आपको अधिक मात्रा में हीट एनर्जी निकलती है। अभी आपने देखा जो पिछले प्रश्न में क्या था, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन था, मैं श्वसन की बात कर रहा था, रेस्पिरेशन की बात कर रहा था, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, यानी रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में भी जो होता है हीट एनर्जी बहुत ही अधिक मात्रा में रिलीज होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, अगला प्रश्न है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका के हलचल को क्या कहा जाता है। यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जो कोशिका के हलचल, जो कोशिकाओं के जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे आपका जो ऑप्शन ए है, यानी इसको कहते हैं सक्रिय परिवहन, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जिसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में काफ़ी वक्त और काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग यानी कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, या इनमें से किस में हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखेंगे मर्सिलिया, यानी मर्सिलिया जो प्लांट हैं इसमें जो होते हैं कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला देखेंगे अगले प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, खाली जगह है, बताना है कोशिका विभाजन संबंधित है। तो इसमें देखेंगे, इसमें चार ऑप्शन जो हैं ये आपके हार्मोन्स है। अब बताना है कि इन प्लांट के हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन प्लांट में सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन डी इसका साइटोकाइनिन सही जवाब हो जाएगा। ये आपके सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, तो अगला प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाले हार्मोन नहीं है, यानी ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो हम इंसानों में नहीं मिलते हैं। ठीक है, यानी इसमें बताना है इन चारों में से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है। आप जानते हैं इंसुलिन हम इंसानों में होते हैं, थायरॉक्सिन भी हम इंसान के ही हैं, और एड्रेनालिन यानी जो ये भी इंसानों के ही हार्मोन्स हैं। अब वहीं देखेंगे जो ऑप्शन बी है ऑक्सिन, जो ऑक्सिन है ये प्लांट हार्मोन हो जाता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज़ बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा चीज़ जो है जो बीज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप जानते हैं प्लांट में क्या होता है, प्लांट में होती है ओवरी, इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं ओव्यूल। अब इसी ओव्यूल में से
जो ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं होते हैं, ठीक है, जो ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं होते हैं वही क्या बन जाते हैं, वही आपके बन जाते हैं सीड, ठीक है। जो ओव्यूल आपके फर्टिलाइज नहीं होते वही बन जाते हैं सीड। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी बीजांड, यानी इसको ओव्यूल कहते हैं। और अंडाशय जो है वो आपकी ओवरी हो जाती है, तो आपके फल बन जाती है, और जो आपके ओव्यूल बन जाते हैं प्लांट के वो बन जाते हैं बीज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, अगला प्रश्न है तने के जरिए कौन फैलता है? तने के जरिए फैलता है। यहाँ फैलने का मतलब ये है, यहाँ फैलने का मतलब है कि प्रोपेगेटिव, यानी कि जो वेजिटेशन, यानी कि प्रोपेगेटिव वेजिटेशन, यानी कि कौन कौन अपने प्लांट से, पत्तियों से या फिर तने से उसके नए पौधे बन जाते हैं। जैसे आपने देखा गुलाब देखा होगा, तो लोग क्या करते हैं, इसके जैसे डंठल काटते हैं और ऐसे इसको लगा देंगे, तो यहाँ से नई नई पत्तियाँ इसमें से निकल के नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो आपने अक्सर ऐसे कई बार ऐसे पेड़ लगाए भी होंगे गुलाब के डंठियाँ काट करके। तो तने से जो होता है इसमें गुलाब, ऑप्शन नंबर जो इसका बी हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने, ठीक है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तना और पत्तियां जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, ठीक है। इसे कह रहे हैं कि आपको वो बताना है जिसमें से प्लांट के पेड़, पत्तियों से या उसके जड़ों से या फिर उसके टहनियों यानी तनों से नए प्लांट बन जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वानस्पतिक प्रजनन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें प्लांट के किसी भी हिस्से यानी कि उसके स्टेम से, उसके स्टीम, उसके रूट और उसके लीफ, उसके पत्तियों से सब नए पेड़ बन जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मेहनत से इनको छाट करके लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करें, ठीक है। इसलिए वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या है कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें कह रहा है किस बीमारी के इलाज के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो अर्जुन वृक्ष की जो छाल होती है वो आपके क्षय रोग, यानी कि जो आपके टीबी होती है, बीमारी होती है, इसके लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। वहीं आप देखेंगे आपकी जो मलेरिया होती है, ठीक है, मलेरिया जो होती है आपकी, इसके लिए कुनैन, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, कुनैन जो होता है इसका इस्तेमाल होता है, यानी कुनैन के वृक्ष की छाल इस्तेमाल होती है मलेरिया के लिए। ऐसे इसमें जो है आपकी अर्जुन वृक्ष की जो छाल होती है वो क्षय रोग यानी कि टीबी की बीमारी में इस्तेमाल होती है। आप अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। कीट यानी कि इंसेक्ट का, इसमें से कौन सा इंसेक्ट हमारे आपके यूज का नहीं है, फिर उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। देखिए लाख कीट जो होता है, इससे लाख यानी कि आपको, इससे आपको लाख मिलते हैं, जबकि मधुमक्खी से आपको हनी मिलती है, रेशम कीट से आपको सिल्क मिलता है। जबकि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दीमक, दीमक है तो कीट, लेकिन हमें इस इंसानों को हमसे इससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है, यानी क्या किस प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अधिक डाइवर्सिफिकेशन आता है, यानी अधिक उसके बच्चे ज़्यादा डाइवर्सिफाई पैदा होते हैं। तो आप देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन, इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें जो होते हैं कि इसमें ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आता है, ठीक है, यानी जो नया इसका ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है ज़्यादा, इसलिए इसमें क्या इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैंगिक प्रजनन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है कि ओमेगा 3 फैट अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सार्डिन। जो सार्डिन है वो ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत
हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला और आखिरी प्रश्न। देखिए ये क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है, खाली जगह आपको भरना है, बताना है कि का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है, यानी इनमें से कौन है जिसका उपयोग हम लोग सुगंध संकेतक के रूप में करते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा वनीला, वनीला इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे आप केक वगैरह खाते तो वनीला फ्लेवर का आता है, आप आइसक्रीम खाते हो वनीला फ्लेवर का आता है, तो ये जो वनीला जो आपके सुगंध संकेतक के रूप में यूज होता है। ठीक है, ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चंस आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसे दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। फिर मिलते हैं हम एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।